हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवा साइंस। आज हम लोग फिर से एक बार चैप्टर 1 10th क्लास का जया प्रक्रम यानी उसका टॉपिक पोषण के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने इससे पहले कुछ टॉपिक पढ़ लिया था, उसके आगे आज हम लोग देखने वाले हैं। बहुत VVI क्वेश्चन है आप लोग के एग्ज़ाम में जो कि आने का चांस 90% रहता है। अमीबा में पोषण, मनुष्य में पोषण, यही क्वेश्चन 2-5 नंबर का आने का चांस रहता है आप लोग के इस टॉपिक से। तो हम लोग देख लेते हैं अमीबा में पोषण, एक बार अपने भाषा में देखा जाए। आप लोग को बता दें कि एक बार परिभाषा से हटके कि अमीबा जो होता है उसके तो हाथ पैर हम लोग के जैसे होते नहीं हैं, कुछ अंगुली जैसे उसमें संरचना पाए जाते हैं और उसी को हम लोग कुटपाद के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग में हाथ पैर कहा जाता है, वैसे उन लोग में एक अंगुली जैसी संरचना होती है, उसे कुटपाद कहते हैं। ये अंगुली जैसे संरचना कुटपाद क्या करते हैं, जब भी उनको भोजन दिखता है, जिस क्षेत्र में वो रहते हैं, जब भी उनको भोजन दिखता है उस अंगुली जैसी संरचना के कारण वो उस भोजन को घेर लेते हैं और घेर कर एक बड़ा सा यानी खाद्यदानी या उसको राजधानी भी हम लोग बोलते हैं, या नहीं बोले तो एक बड़ा सा क्षेत्र बनाते हैं ताकि उस क्षेत्र में उन लोग का भोजन जो वो लोग पकड़े हैं वो अच्छे से रख लिया जाए। और जो क्षेत्र बनता है उसमें एक एंजाइम बन जाता है जिसे हम लोग पाचक एंजाइम बोलते हैं। वो पाचक एंजाइम इन भोजन को पचा देता है और जो भोजन पचते नहीं है वो उसी राजधानी के कारण साइड से उंगली जैसे संरचना के पास आकर उससे बाहर निकल जाते हैं। तो आप लोग अपने भाषा में याद रखिएगा, बाकी इसमें मैंने वही चीज़ लिखा है, एक बार देख लिया जाए। अमीबा अपनी सतह पर उंगली जैसी रचना बनाता है, उसे कुटपाद कहते हैं। कुटपाद भोजन को घेर कर राजधानी बनाता है। इस राजधानी में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं तथा अनपचा भोजन कोशिका से बाहर निकल जाता है। और एक बात आप लोग हमेशा जानिएगा कि बायो में कभी भी आप लोग अगर डायग्राम के साथ आंसर देते हैं तो आप लोग को फुल मार्क्स मिलने का चांस ज़्यादा रहता है। डायग्राम अगर नहीं बनाते आप लोग तो मार्क्स तो मिलेगा ही जितना आप लोग लिखे हैं, पर उतना फुल मार्क्स खुशी से कोई टीचर नहीं देता है। पर आप लोग जब डायग्राम बना के उस आंसर को आप लोग अपने भाषा में लिख देते हैं तो कोई भी टीचर फुल मार्क्स दे देता है, खासकर बायो में। तो मैंने यहाँ पे चित्र आप लोग का डायग्राम जो है मैंने बना दिया है, आप लोग ये डायग्राम ज़रूर देख लें और बनाने का कोशिश ज़रूर करें, रिवाइज ज़रूर करें। और जैसे जैसे आप फेयर तैयार कर रहे हैं इसे आप लोग पेंसिल से डायग्राम कभी भी टेस्ट हो ट्यूशन में या कभी या आप लोग का कोई एग्ज़ाम हो, कभी भी आप लोग पेंसिल से ही डायग्राम बनाइएगा। तो अमीबा में पोषण आप लोग देख लिए, बहुत VVI क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिएगा अपने कॉपी पे VVI क्वेश्चन। और इस हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव भी आता है कि अमीबा अपना भोजन किस प्रकार से पकड़ता है, तो एक संरचना है जिसका कुटपाद नाम है, ऑब्जेक्टिव आता है, इसका VVI ऑब्जेक्टिव है। तो अपने भाषा में आप लोग याद रखिएगा कि अमीबा की सतह पर उंगली जैसी रचना होती है, उस रचना को हम लोग कुटपाद कहते हैं। उस कुटपाद की सहायता से वो भोजन को घेर लेता है, घेर कर एक राजधानी बनाता है। इस राजधानी में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं और जो बेकार पदार्थ होता है यानी अनपचा भोजन होता है वो कोशिका से बाहर निकल जाता है साइड से आकर। चित्र में भी वही चीज़ है, खाद्य कण उंगली जैसी संरचना देखी, उस उंगली जैसे संरचना को कुटपाद कहते हैं। उसने भोजन को घेर लिया और भोजन को यहाँ लास्ट डायग्राम में मैंने एक खाद्य रिक्तिका लिखा है जिसे हम लोग राजधानी या खाद्यदानी बोल सकते हैं। तो अगर आप लोग खाद्यदानी या राजधानी देखते हैं तो घबराइएगा मत, एक ही नाम है, खाद्य रिक्तिका, खाद्यदानी या राजधानी। उसके बाद हम लोग का सबसे VVI क्वेश्चन इस चैप्टर का देखें तो हम लोग का है मनुष्य में पोषण। आप लोग डायग्राम देख सकते हैं, कुछ मिस्टेक हुआ है तो आप लोग हंसिएगा मत डायग्राम देख के, बाकी आप लोग देख ले जैसे जैसे डायग्राम बनाया हुआ है। आप लोग को कोई नाम याद रहे चाहे ना रहे, वैसे मैंने इसमें सारा नेम नहीं लिखा है, वही नेम लिखा है जो ज़रूरी है। पहले मुँह, ग्रसिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये नाम आप लोग को याद रखना बहुत ज़रूरी है। और आप लोग 2 से 3 बार, 3 से 4 बार डायग्राम बनाकर इस नाम को ज़रूर लिखिएगा, पक्का याद हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जिस तरीके से मैंने डायग्राम बनाया उसी तरीके से यहाँ पॉइंट है। ये याद करने का एक ही ट्रिक है, आप लोग को पहले याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन से अंग इसमें शामिल हैं। तो मनुष्य के पाचन तंत्र के भाग है,
मुख, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। 1 2 3 4 5। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें 5 अंग के नाम है, उसको जरूर याद कर ले। मुख, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। उसको लिखने के बाद यहाँ पे मैंने पॉइंट वाइज आंसर को लिखा है। भोजन को मुख द्वारा ग्रहण किया जाता है। मुख में स्थित दांत भोजन को चबाने में सहायक होते हैं तथा लार ग्रंथि से स्रावित लार भोजन को मुलायम बनाता है। आप लोगों को तो ये पता ही होगा, नॉर्मल चीज़ें डेली हम लोग करते हैं। भोजन ग्रहण करते हैं, उसके बाद दांत उसको चबाता है, तोड़ता है उसको छोटे छोटे पार्ट में, और उसको मुलायम बनाने के लिए हमारे मुंह से लार निकलता है। एक लार ग्रंथि होती है, उससे लार लगातार स्रावित होते रहता है। जो लार निकलता है वो भोजन को मुलायम बना देता है, जिसके कारण ग्रसनी से नीचे चला जाता है। तो वही चीज़ पहले पॉइंट में है कि भोजन को मुख द्वारा ग्रहण किया जाता है। मुख में स्थित दांत भोजन को चबाने में सहायक होते हैं तथा लार ग्रंथि से स्रावित लार भोजन को मुलायम बनाता है। उसके बाद नीचे पॉइंट आप लोग देख लें। मुलायम भोजन ग्रसनी से होते हुए आमाशय में पहुंच जाता है। आमाशय में HCl HCl का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हमारे आमाशय में पाया जाता है, इसको याद रखें। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अम्ल भोजन का मंथन कर छोटी आंत पे पहुंच जाता है। मंथन जैसे आप लोग देखे होंगे घर में दही का कैसे मंथन होता है, उसी प्रकार हमारे आमाशय में भी जब भोजन चला जाता है तो वो भोजन के टुकड़े उस टाइम बड़े बड़े होते हैं। हम लोग चबा के उसको छोटा छोटा कर देते हैं, पर जब वो आमाशय में जाते हैं तो कुछ बड़े आकार में होते हैं, जिसमें ये HCl अम्ल जो है वो अम्ल उसको और छोटे छोटे भागों में काट कर तोड़ कर उसको मंथन करके और एकदम छोटे छोटे मुलायम भाग में बना देता है। अब ये छोटी आंत में पहुंच जाता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन हो जाता है तथा अनपचा भोजन बड़ी आंत में चला जाता है। अब इसमें से क्या होता है, हम लोग का स्टार्ट हुआ मुंह से, मुंह में मिल रहा है दांत जो कि भोजन को चबाया, उसमें एक लार ग्रंथि जिससे लार निकला और भोजन को मुलायम बना दिया। अब ये जो भी भोजन मुंह में हो चुका है, काम हो चुका है दांत का, लार ग्रंथि का, तो ये क्या करते हैं कि फिर ग्रसनी में भेज देते हैं। ग्रसनी से होते हुए हमारे आमाशय में चल जाता है। आमाशय में किस लिए भेजा गया? क्योंकि आमाशय में एक ऐसा अम्ल है जो भोजन को और छोटे भागों में बांट देगा। तो आमाशय में जब भेजता है तो वहाँ पे बैठा है आप लोग का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl अम्ल। वो क्या कर देता है, भोजन का मंथन कर देगा। मंथन करने के बाद जो भोजन आगे भेजा जाता है, जिसमें पचा हुआ भोजन जो आप लोग का यानी पदार्थ, वैसा पदार्थ जो आपके शरीर के लायक होता है, वो पदार्थ चला जाता है आपके छोटी आंत में, और बाकी बेकार पदार्थ, अनपचा पदार्थ जो होता है वो बड़ी आंत में चला जाता है और बड़ी आंत के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। वही आप लोग का चौथा टॉपिक पढ़ना है, उत्सर्जन, जो बाहर निकल। इसमें तो हम लोग पोषण पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ तक। बाकी ये जो दोनों क्वेश्चन आप लोग को दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन अमीबा में पोषण और मनुष्य में पोषण, आप लोग ज़रूर इसको याद कर ले। आज के आज ही बहुत बेटर होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में दोनों क्वेश्चन के आने के चांस 90% रहते हैं। और हर बार आप लोग को जब बायो ये पढ़ाने के बाद ख़त्म हो जाएगा तो मैं आप लोग को जो भी लॉन्ग VVI क्वेश्चन है मैं आप लोग को बता दूँगी। मैंने 2-3 साल से बताया, उसमें से 90% चांस है कि उसमें से क्वेश्चन हर बार लड़ जाता है, तो आप लोग को बाद में बता दिया जाएगा। पर अभी जो भी लॉन्ग क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको आप लोग आज ही के आज याद कर ले, बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे मैंने कुछ VVI ऑब्जेक्टिव लिखा है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, आप लोग याद रख लीजिएगा, टाइलिन और एमाइलेज। उसके बाद आमाशय में एक और एंजाइम है जिसका नाम है पेप्सिन। तो इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा कि लार में टाइलिन एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है और आमाशय में एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ऊपर हम लोग ने देखा, दूसरा हमारा पेप्सिन एंजाइम भी पाया जाता है। उसके बाद इस चैप्टर में हम लोग जितने भी पॉइंट देखे हैं उस पॉइंट को एक बार हम बता देते हैं कि इस चैप्टर में क्वेश्चन आप लोग का इतना ही पॉइंट पर आधारित है। यहाँ पे क्वेश्चन के जो पॉइंट है आप लोग देख लें कि जो इसमें कितने पॉइंट है आप लोग देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉइंट पे आप लोग का ये चैप्टर पोषण टॉपिक आधारित है। मैंने पार्ट बाय पार्ट इसको अलग अलग करके पढ़ाया ताकि बेस्ट तरीके से ख़त्म हो। तो इसलिए इसमें जो भी पॉइंट था आप लोग को पढ़ाने लायक मैंने इसमें पढ़ा दिया। आप लोग NCERT बुक भी उठाएंगे तो यही टॉपिक आप लोग को मिलेगा। और उसमें NCERT में क्रियाकलाप मिलता है आप लोग को कि पौधों को अंधेरा में रखा जाए, ऐसा कुछ करके है टॉपिक।
उसमें से एक क्वेश्चन जरूर आप लोग क्रियाकलाप जरूर एक बार नोट कर लीजिएगा, क्योंकि उस क्रियाकलाप में से एक क्रियाकलाप पक्का आता है कि हम लोग अगर किसी पौधे को अंधेरे में रख दे तो क्या होता है। तो इस क्रियाकलाप को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आप लोग का एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है या अदर साइड जो भी बुक आप लोग रखें उस सारे बुक में आप लोग का ये क्वेश्चन जरूर दिया हुआ है, या आप लोग गाइड लिए हुए हैं तो गाइड में भी होगा। उस क्वेश्चन को आप ज़रूर टिक कर ले। बाकी हम बाद में उसको लास्ट में जब हम क्वेश्चन बैंक आप लोग का सॉल्व करवाएंगे तो उस टाइम हम बता देंगे। तो यहाँ पे हम लोग का सबसे पहला पॉइंट था हम लोग का पोषण। पोषण क्या होता है तो आप लोग को बता दिया गया था कि जो भी भोजन ग्रहण किया जाता है उससे जो भी ऊर्जा मिलती है हमारे शरीर को, उस ऊर्जा का उपयोग किसी भी कार्य करने के लिए किया जाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग पोषण कहते हैं। फिर हम लोग ने पोषण के प्रकार देखा था, जिसमें स्वपोषी, दूसरा था हम लोग का परपोषी। स्वपोषी हम लोग ने बताया था कि जो स्वयं भोजन का निर्माण करे या जो स्वयं पोषण करे उसे हम लोग स्वपोषी कहते हैं, जैसे कि हरे पौधे। दूसरा हम लोग का था परपोषी। परपोषी जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहे, जो अपना पोषण या अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करे, उसे हम लोग परपोषी कहते हैं। परपोषी हम लोगों ने 3 प्रकार का देखा था, एक मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषी। मृतजीवी जो मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करे या अपना पोषण प्राप्त करे उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं, जैसे मशरूम, कवक। फिर दूसरा हम लोग ने देखा था परजीवी, जो बिना मरे हुए जीवों से अपना पोषण प्राप्त करे या बिना मारे हुए किसी जीव से अपना किसी जीव को बिना मारे उसे पोषण प्राप्त कर ले, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे मच्छर हो गया, मच्छर काटने से तो आप मर नहीं जाते हैं, बस आपका रक्त लेता है, कुछ अपना पोषण लेता है वो, तो ना तो आप मरे होते हैं ना वो आपको मार के लेता है। तो दोनों आप लिख सकते हैं। उसके बाद प्राणी संपोषी, ये इसमें दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। एक तो जो इसमें जीव है वो अंतग्रहण द्वारा अपना भोजन का पाचन करते हैं, और दूसरा अपना जो भोजन होता है वो ठोस एवं तरल के रूप में लेते हैं। जो मैंने आप लोग को परिभाषा लिखवाएगा वही आप लोग परिभाषा लिख लीजिएगा कि जो जीव अपना भोजन ठोस एवं तरल के रूप में लेते हैं उसे प्राणी संपोषी कहा जाता है, जैसे में मनुष्य और अमीबा। उसके बाद ये जो हम लोग ने स्वपोषी देखा था, वो स्वपोषी कैसे भोजन बनाते हैं, तो एक प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। उसी प्रकाश संश्लेषण में मैंने बताया था कि इसमें क्या क्या लिया गया था कच्ची सामग्री में। इसका क्वेश्चन आता है आप लोग का 2 नंबर का कि प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक कच्ची सामग्री का नाम लिखे। तो कच्ची सामग्री में आप लोग का क्या क्या था, हम लोग देखे थे कच्ची सामग्री में H2O, जल, कार्बन डाइऑक्साइड इधर से हम लोग ने लिया था, और अभिक्रिया करने वाला बीच में था हम लोग का सूर्य का किरण और एक क्लोरोफिल। 4 चीज़ें थी, कौन कौन, जल, CO2, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। ये क्या करते हैं, क्लोरोफिल हरित लवक या एक वर्णक है, एक वर्णक का नाम है, हरित लवक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये वर्णक नहीं होता तो कोई भी पेड़ पौधा अपना भोजन नहीं बनाता। इसी वर्णक हरा होने के कारण यही क्लोरोफिल हम लोग में नहीं पाया जाता है, नहीं तो हम लोग भी अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अब आप लोग ये मत बोलिएगा कि हम लोग भी अपना भोजन स्वयं बनाते, जी नहीं, हम लोग पका हुआ उस पौधे से तैयार किए हुए भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए हम लोग खुद से बनाते हैं। तो ये जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं वो बनाते हैं सबसे बीबीआई क्लोरोफिल के वजह से। ये चीज़ ज़रूरी है, याद रखिएगा कि अपना भोजन किस कारण बना पाते हैं, क्लोरोफिल के कारण बना पाते हैं। और क्या क्या लिया गया, एक गैस के रूप में, जैसे हम लोग अपना गैस यूज़ करते हैं LPG, वैसे ही वो लोग सूर्य का प्रकाश यूज़ करते हैं। बाकी 2 सामग्री एक्स्ट्रा लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। उसके बाद ये लोग हम लोग ने समीकरण में देखा था कि ग्लूकोज और जल, ऑक्सीजन। आप लोगों को तो पता ही है कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन हम लोग को देते हैं, तो भाई भोजन बनाने के बाद ही प्राप्त होता है, अभिक्रिया होने के बाद ही प्राप्त होता है हम लोग को ऑक्सीजन। और उससे जो जल डायरेक्ट नहीं मिलता है, तो ऐसा जल नहीं मिलता है कि आप गिलास लेके उससे लेकर पानी पी ले, नहीं, वो वाष्प के रूप में मिलता है, भाप के रूप में मिलता है वो जल, वो भाप के रूप में ऊपर चला जाता है जो भी जल निकलता है। और तीसरा चीज़ हम लोग का एक ग्लूकोज था, वो भी इस अभिक्रिया के बाद निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री 4 हम लोग का है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल। ये आप लोग का आता है क्वेश्चन, कभी कभी लिख लीजिएगा। और
इसी सामग्री का नाम लिख के लिखिएगा। इसकी सहायता से पेड़ पौधे अपने भोजन बना पाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग, जिस प्रक्रिया से वो भोजन बनाते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें कौन सी ऊर्जा का बदलाव होता है? सूर्य ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदलाव हो जाता है। आप लोगों को मैंने बताया था कि सौर ऊर्जा से किस में बदलाव होता है? रासायनिक ऊर्जा में बदलाव हो जाता है। सूर्य से जो किरण रोशनी लेगा उसमें भी कुछ ऊर्जा होगा, तो वो सौर ऊर्जा हो जाएगा। और पेड़ पौधे जिस ऊर्जा की सहायता से, आप लोग भी डेली काम करते हैं तो कुछ एनर्जी से करते हैं, कुछ एनर्जी उसमें लगता है, तो पेड़ पौधों को भी भोजन बनाने में जो एनर्जी लगता है उससे हम लोग रासायनिक ऊर्जा करते हैं। उसके बाद समीकरण, कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि हम लोग को समीकरण नहीं समझ में आया था। तो समीकरण को आप हार्ड रूप में हम नहीं लिख ले। समीकरण में पहले इधर देखें, एक साइड तीर के पहले देखें कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो आप लोग का कार्बन डाइऑक्साइड है और जल है। उसके बाद जो जो मिला है पहले उसका नाम देखें। ये जो 6 आगे करके लिखा हुआ है उसको पहले ध्यान ना दें, पहले आप लोग देख लें कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल लिया गया है। उससे जो भी आप लोग को मिला है फिर वो देखें कि हम लोग को क्या क्या पेड़ पौधे दिए हैं, ग्लूकोज दिए हैं, जल दिए हैं, ऑक्सीजन दिए हैं। ये 2 चीज़ आप लोग बस इधर लिए हैं और 3 चीज़ आप लोग को मिला हुआ है। और बीच में जो मैंने लिखा है वो जो आप लोग घर में LPG यूज़ कर रहे हैं बस वो लोग सूर्य का प्रकाश यूज़ कर रहे हैं। और इसमें क्वर्णक है, क्लोरोफिल। इन 2 चीज़ों का यूज़ जो किए मैंने तीर पर लिख दिया है, क्योंकि वो बीच में अब क्रिया करते रहते हैं। बाकी हम लोग एक्स्ट्रा पदार्थ इधर से कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेते हैं, उधर हम लोग को 3 चीज़ मिल जाता है, ऑक्सीजन, जल और ये ग्लूकोज। बाकी ये जो मैंने 6, 12 लिखा हुआ है, आप लोग इसमें याद रखें कि जल को किसी भी तरीके से दोनों तरफ से हम लोग को 24 अणु करना है, ऑक्सीजन को भी 24 करना है। ये आप लोग जब केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि किसी भी समीकरण को जब तक हम लोग संतुलित नहीं करते हैं वो सही नहीं होता है। तो आप लोग इसका अगर समीकरण बस लिख दे कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, जल ले रहे हैं, उधर हम लोग को ये पदार्थ मिल रहा है, तो सही नहीं होगा जब तक आप लोग उसे संतुलित नहीं करेंगे। तो जो भी मैंने 6, 12 ये सब लगाया हुआ है मैंने बस संतुलित किया है। तो आप लोग एक बार संतुलित कर लीजिएगा और गिन के देख लीजिएगा कि कितने अणु हो रहे हैं। उसके बाद अमीबा में पोषण हम लोग ने देखा कि उसकी सतह पर एक अंगुली जैसी रचना पाई जा रही है जिसे कुटपाथ कहते हैं। ये भोजन को घेर लेते हैं और घेर कर एक राजधानी बनाते हैं। इसमें पाचक एंजाइम पाया जा रहा है, भोजन को पचाने में सहायक होता है। फिर मानव में हम लोग ने पोषण देखा कि मुख के द्वारा ग्रहण कर लेते हैं। मुख में दांत और लार ग्रंथि पाया जाता है, दांत चबाने का काम कर रहा है, लार ग्रंथि लार निकाल कर उसको मुलायम बना रहा है। फिर वो भोजन हमारे ग्रसनी में चला जाता है। ग्रसनी से होते हुए एक बार आप लोग डायग्राम के द्वारा समझे, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। आप लोग देख लें यहाँ पे कि यहाँ मुख से हम लोग ने भोजन ग्रहण किया और मुख में आप लोग का दांत लार ग्रंथि यहाँ पे होती है। यहाँ मैं बनाना भूल गई हूँ, यहाँ पे होता है लार ग्रंथि हम लोग का। ये लार ग्रंथि से लार निकलते रहता है, भोजन को मुलायम बनाता है। फिर ये देख रहे हैं ग्रसनी, फिर भोजन को यहाँ भेज दिया जाता है। ग्रसनी से होते ये हमारा है अमाशय, ये आप लोग के शरीर के अंदर ही है, जानवर का शरीर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ग्रसनी से, ग्रसिका से या ग्रसनी भी कहा जाता है, ये अमाशय में चला जाता है। अमाशय में HCl अम्ल होता है जो भोजन को और मंथन कर देता है। यहाँ हमारा छोटी आंत जो भोजन पचा हुआ भोजन इसमें होता है, और ये है हमारी बड़ी आंत बेकार पदार्थ अनपचा भोजन इसमें होता है। तो आप लोग का इतना ही टॉपिक इसमें भी आई है। इस टॉपिक को पढ़ ले, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो इस चीज़ को नॉर्मल लेके कि यहाँ से यहाँ जा रहा है भोजन, यहाँ से यहाँ जा रहा है भोजन, यहाँ गया तो क्या हुआ, यहाँ गया तो क्या हुआ, इस तरीक़ा से याद करेंगे। इजी तरीक़ा से अपने भाषा में लेके याद करेंगे ना, अगर इमेजिन करके याद करेंगे तो कभी भी कोई टॉपिक हार्ड नहीं लगेगा। उसके बाद एक मैंने यहाँ पे क्वेश्चन देखकर लिखा है, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत भी है, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक में या आप लोग के टेस्ट भी होते हैं कोचिंग में, तो ये क्वेश्चन पक्का आता है। तो हमारे अमाशय में हम लोग ने तो अभी देखा कि HCl अम्ल, बार बार मैं आप लोग को बता रही हूँ कि जैसे हम लोग घर में दही बनाते हैं, मंथन होता है, वैसे ही सेम मंथन होता है। किसके कारण होता है? HCl अम्ल के कारण होता है। तो हमारे अमाशय में वही अम्ल है, ये क्या करते हैं, अम्लीय माध्यम क्या होता है, जहाँ पे हमारा कोई भी कार्य हो रहा है तो भोजन जो जहाँ अमाशय में जाता है उसको अम्लीय माध्यम मिल जाता है। किस कारण मिलता है? क्योंकि हमारा HCl अम्ल है, और HCl अम्ल है तो वो कौन सा माध्यम देगा? अम्लीय माध्यम देगा। तो इस अम्लीय माध्यम में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो भोजन को क्या कर देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, भोजन का मंथन कर देता है, जिस कारण क्या होता है, भोजन को पचाना
भोजन को पचाने में सहायता मिलती है। तो आप लोग इसका आंसर खुद से लिखने का ट्राई करें। अगर नहीं लिख पाते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आप लोग को ज़रूर हम बता देंगे किस तरीके, पर कोशिश करिएगा कि खुद से लिख लें। जैसे मैंने बताया उसको सुनकर कोशिश करिएगा कि हम खुद से लिख लें। बाकी थैंक्स, इस पॉइंट को देख लें और ज़रूर अपने कॉपी पे लिख लें कि इतना ही पॉइंट हम लोग को इस टॉपिक में पढ़ना है। बाकी आगे अगला वीडियो श्वसन, अगला टॉपिक हम लोग का अगला पार्ट श्वसन पे स्टार्ट होगा। कल से हम लोग श्वसन देखेंगे। थैंक यू।